आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चाल से संबंधित फॉर्मूले का प्रयोग करना है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप इसके नीचे 1 लगा दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दूरी की गुणा 1 में हो जाती है और ये हमें मिलता है दूरी। चाल की गुणा समय में कर देंगे तो ये हो जाएगा चाल गुणा में समय। तो इसका मतलब हमारा एक फॉर्मूला बन गया, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। अगर आप इस फॉर्मूले से समय ज्ञात करना चाहते हैं तो समय का फॉर्मूला बनेगा दूरी, जो चाल यहाँ गुणा में है वो बटे में आ जाएगा। तो आपके पास समय का फॉर्मूला आ गया दूरी बटे में चाल। इस फॉर्मूले का प्रयोग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल के। तो ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसका हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल को x मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया रेलगाड़ी की चाल। अगर हमारे पास रेलगाड़ी की चाल ये है तो अब बताइए कि क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा रेलगाड़ी को, तो इसको अब हम ज्ञात करेंगे। रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, अगर वो हम समय ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें दूरी बटे चाल करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास तो है, तो सीधा हम दूरी लिखते हैं 360 और चाल हमारे पास कितना है x, इतने घंटे उसको लगेंगे, ठीक है। यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 360 बटे में x घंटे लगते हैं रेलगाड़ी को, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी कि चाल को बढ़ाया जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर चाल को बढ़ाया जाएगा तो उसी दूरी को तय करने में समय अब कम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दूरी तय करना है और अगर आप चाल बढ़ा देंगे तो आप वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि समय कम लगेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर चाल बढ़ा दिया गया है तब हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि समय कितना लगेगा।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर। फिर से दूरी हमारे पास वही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है अगर चाल को बढ़ा दिया जाता है, तो वो यात्रा वही है, यानी कि दूरी वही रहेगा 360, और चाल जो है वो x है, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, यानी कि x + 5 हो जाएगा, और इतने घंटे जो है हमें लगते हैं। ठीक है, जब आप इसको प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 360 बटे में x है ये बराबर होना पड़ेगा 360 बटे में x + 5 के। ये इसलिए बराबर होना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस वही है, बस चाल अलग अलग है दोनों का। यहाँ पर चाल x है, यहाँ पर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, अर्थात x + 5 हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है, यानी कि अब जो यात्रा थी, यानी कि जो 360 किलोमीटर की यात्रा थी उसमें 1 घंटा कम लग रहा है। यात्रा कितने की थी, 360 किलोमीटर की थी, लेकिन अब समय 1 घंटा कम लग रहा है। तो जब 1 घंटा कम लगेगा तो आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा कम लग रहा है। आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि जो दूरी थी 360 किलोमीटर थी, ठीक है, चाल उसकी बढ़ा देने पर 1 घंटा कम लग रहा है, तो आपको जो भी समय है उसमें से 1 घंटा कम करना पड़ेगा। तो जब आप 1 कम कर देंगे तो इसका मतलब ये आपका इक्वेशन अब ये बन जाएगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 360 बटे में x, ये जो 360 बटे में x + 5 है इधर माइनस में लेके आ जाइए, तो ये माइनस में आ जाएगा 360 बटे में x + 5, जो -1 है वो इधर प्लस में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, x और x + 5 का आप एलसीएम ले लेंगे, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको x और x + 5 मिलेगा। ठीक है, तो जब इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो x से x कटेगा, तो x + 5 बचेगा, इसकी गुणा आपको करना पड़ेगा 360 में। तो हमें 360 की गुणा किस में करना है, x + 5 में करना है। ठीक है, अब आगे माइनस का निशान, जब इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो x + 5 कट जाएगा, बचेगा x की गुणा 360 x में करिए, 360 x मिलेगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 360 की गुणा पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 360 x प्लस 360 की गुणा 5 में करिए, जब आप 360 की गुणा 5 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1800, कितना मिल जाएगा, 1800 मिल जाएगा। फिर माइनस का, अब ये बचा 360 x बचा, और बटे में है x, ब्रैकेट में x + 5 बराबर है 1 के। एलसीएम आप ध्यान दीजिएगा, जब x और x + 5 का एलसीएम लेंगे, अगर मैं आपको एलसीएम दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम एलसीएम कैसे ले रहे हैं। हमें x का एलसीएम लेना है और x + 5 का एलसीएम लेना है। तो पहले तो x से काटेंगे तो x कटेगा, लेकिन x + 5 नहीं कटेगा, तो आप इसको x + 5 से भी काट देंगे, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो जो एलसीएम मिलेगा हमें वो इन दोनों की मल्टीप्लाई,
यानी कि x गुणा में x प्लस 5। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं, x ब्रैकेट में x प्लस 5। आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें, दोनों ही तरीके से सही है। तो 360x प्लस का 360x माइनस का कट गया। अब ऊपर कितना है, 1800 है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, तो ऊपर तो है 1800, ठीक है, 1800 ऊपर है। नीचे x की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में कर देते हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 5x मिलेगा, बराबर रहेगा 1 के। आप इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 1800 की 1 में करेंगे, 1800 1 की गुणा इसमें करेंगे, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x, ये प्लस 1800 है, माइनस में आ जाएगा 1800 और बराबर हो जाएगा ये 0 के। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 1800 में करेंगे तो 1800 मिल जाएगा। तो जब आप इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमें यहाँ पर दो संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर 5 मिले। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 45 और गुणा में 40, गुणा करेंगे तो 1800 मिलेगा, घटाने पर 5 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको लिखना है 45 माइनस का 40, ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें घटा देंगे 5 मिल जाएगा। तो अब आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x की पूरे ब्रैकेट में गुणा करिए तो 45x माइनस x की 40 में करते हैं 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। जब आप यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे तो आपको x प्लस 45 मिलेगा, और जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आप -40 कॉमन ले सकते हैं। जब आप -40 कॉमन लेंगे तो आपको x प्लस 45 मिलेगा और बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट आप इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो आपको x प्लस 45 कॉमन मिल जाएगा। तो पहला ब्रैकेट जो है वो इन दोनों से बनेगा और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x माइनस 40, यानी कि इन दोनों से, बराबर आ जाएगा 0 के। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखिए और x का मान निकालिए। तो x प्लस 45 को हम 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस 40 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा -45, यहाँ से x का मान आएगा 40। तो हमारे पास x के दो मान आए हैं, -45 और 40। ये दोनों ही मान इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे, लेकिन हमें जो x का मान चाहिए, जो कि रेलगाड़ी की चाल है, वो इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए आपको 40 लेना पड़ेगा, माइनस का 45 आप नहीं ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान आप 40 लेंगे। अतः आप कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल है, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इजी है, बस समझने के बाद क्वेश्चन इसी तरह से हल किया जाएगा। आपके सामने है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये एक पे भी ध्यान दीजिए, हमने जो समय था उसमें 1 घंटा कम कर दिया है। इसलिए कम कर दिया है, बताइए मैंने क्यों कम कर दिया है। मैंने इसलिए कम कर दिया है क्योंकि जब चाल बढ़ा दिया जाएगा, चाल बढ़ गया है तो समय कम हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं अब हम, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक टंकी है। हौज का मतलब क्या होता है? टंकी है। एक हमारे पास हौज है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास एक टंकी है जो मैं इस प्रकार से बना दे रहा हूँ। और इस टंकी को हमें, ये हौज आप कह सकते हैं या फिर इसको आप टंकी भी कह सकते हैं। इस टंकी को हमें भरना है, ठीक है। इस टंकी को भरने के लिए हमारे पास जो नल हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक नल है जिसका व्यास बड़ा है और एक नल है जिसका व्यास छोटा है। आप जानते हैं कि जो टोटी होती है यानी कि जो नल होता है, अगर आप उस नल को ध्यान से देखेंगे तो उसका नीचे का हिस्सा गोल होता है। इसी व्यास की बात क्वेश्चन में कहा गया है। अगर ये व्यास बड़ा होगा यानी कि टोटी, यानी कि जो जिसमें से पानी निकलेगा वो पानी ज़्यादा निकलेगा, और अगर ये व्यास कम होगा तो पानी उसमें से कम निकलेगा। तो इसमें 2 प्रकार के नल का प्रयोग किया जा रहा है इस टंकी को भरने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो बड़ा व्यास वाला नल है, तो एक तो है इसमें बड़ी व्यास वाला नल। तो अगर मैं बड़ा व्यास वाला नल बनाऊंगा तो उसका व्यास मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि इसका व्यास ये देखिए आप, ठीक है। इसका जो व्यास है वो बड़ा है और इसमें से पानी इसके अंदर गिरेगा। और एक और टंकी है लेकिन उसका व्यास छोटा है। अगर उसका व्यास छोटा है तो उसमें से पानी कम गिरेगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें से जो पानी है वो कम गिरेगा। और ये दोनों मिलकर जो हैं, ये दोनों ही नल मिलकर इसको 9 से 3/8 घंटों में भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि ये दोनों ही नल, वैसे तो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों ही नल 9 से 3/8 घंटों में इस टंकी को पूरा भर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर अकेला भरना पड़े तो बड़ा नल कितना घंटे में भर देगा, और अगर ये छोटा वाला अकेला भरेगा तो कितने घंटे में भर देगा। यही हमें ज्ञात करना है कि अगर ये दोनों अलग अलग अपना अकेले भरेंगे, अगर ये अकेला भरेगा इस टंकी को तो कितना समय लगेगा, और ये अकेला भरेगा तो कितना समय लगेगा, यही हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बात को समझिए कि जब इसमें पानी भरेगा तो पहले पानी थोड़ा सा भरा जाता है, फिर थोड़ा सा और जाता है, फिर आधा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ये पूरा नल, पूरी टंकी ये भर जाती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बार में तो पूरे टंकी ये भर नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक टंकी है और वो इस हौज को, ये पूरा अपने आप में क्या है, एक हौज है, एक टंकी है। तो अगर एक टंकी को भरने में 2 घंटे लगते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक टंकी को भरने में 2 घंटा लगेगा किसी भी नल द्वारा, ये भी हो सकता है, और मतलब कि बड़ा वाला नल भी हो सकता है और छोटा वाला नल भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो। अगर एक टंकी को भरने में 2 घंटे लगता है तो बताइए 1 घंटे में कितना भर जाएगा वो? 1 घंटे में कितना भर जाएगा? अगर पूरा ये 2 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में आधा भर जाएगा, यानी कि 1/2 इतना भाग, यानी कि 1/2 यानी कि आधा भाग भर जाएगा 1 घंटे में। ये हमने 1/2 कैसे निकाला, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्योंकि एक टंकी को भरने में 2 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 ये और 2 यहाँ पर, ये जो 2 है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो इतना भाग भर जाएगा 1 घंटे में, ठीक है।
अगर एक टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं, कितना? 10 घंटे लगते हैं। तो अब मुझे बताइए कि 1 घंटे में कितना भाग भरेगा उस टंकी का। तो एक टंकी को 10 घंटे लगते हैं भरने में, तो 1 घंटे में भरा जाएगा 10 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि इतना भाग जो है वो टंकी भर जाएगी 1 घंटे में। इस लॉजिक को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसका प्रयोग करूंगा, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें कि एक टंकी को भरने में अगर हो क्या रहा है, 2 बटे में आया, 10 बटे में आया। इसी तरह से अगर एक टंकी को भरने में 20 घंटे अगर लग रहे हैं, कितना? 20 घंटे, तो मुझे बताइए कि वो टंकी 1 घंटे में कितना भर जाएगी। तो जब हम 1 घंटे का निकालेंगे तो 20 इसके बटे में आ जाएगा, तो यानी कि 1/20 भाग, इतनी वो टंकी भर जाएगी 1 घंटे में। तो ये निकालने का तरीका मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिया है, आप इसको समझ लीजिएगा कि मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो बड़ा नल है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, फिर हम देखेंगे छोटा नल 1 घंटे में कितना भर रहा है, और फिर हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को बनाएंगे। तो अगर आप इन बातों को समझ गए होंगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर 2 बटे में आया, यहाँ 10 बटे में आया, यहाँ 20 बटे में, ऐसे ही सभी के साथ होता है जब हम 1 घंटे का निकालते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि जो बड़ा नल है या छोटा नल है वो कितने घंटे में इस हौज को भर रहे हैं। तो क्वेश्चन में तो कहा गया है कि जो बड़ा, अच्छा एक काम और है, जैसे ही बड़ा व्यास वाला है नल तो मैं इसको बड़ा नल भी कह सकता हूँ, कम व्यास वाले नल को छोटा नल भी कह सकते हैं। चाहे आप बड़ा व्यास वाले नल को बड़ा नल कहिए और कम व्यास वाले नल को छोटा नल कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि बड़ा व्यास वाला नल जो है या छोटा नल जो है कितने घंटों में भर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये कितने घंटे लेंगे भरने में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माना, क्योंकि हमें दोनों में से किसी का भी नहीं पता है कि बड़ा नल कितने घंटे में भरता है हौज को और छोटा नल कितने घंटे में भरता है, इसलिए हम लिखेंगे माना छोटा नल हौज का मतलब क्या है, टंकी को भरने में x घंटे लेता है, x घंटे लेता है। ठीक है, और बड़ा नल हौज को भरने में, अब मुझे बताइए छोटा नल ज्यादा समय लेगा या बड़ा नल? छोटा नल ज्यादा समय लेगा, तो बड़ा नल तो कम समय लेगा। तो इसलिए क्योंकि बड़ा नल है वो, उसमें से पानी ज्यादा निकल रहा है तो वो कम समय लेगा। इसलिए क्वेश्चन में कहा भी गया है कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी कि अगर छोटा नल x घंटे में भर देगा तो जो बड़ा नल है वो इसको x - 10 घंटे में भर देगा। x - 10 का मतलब क्या है कि आपने 10 घंटे और कम कर दिए हैं, 10 घंटे और कम कर दिए हैं। ठीक है, बात को समझिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि छोटा नल तो x घंटे ले रहा है। ठीक है, तो बड़ा जो नल है वो छोटे नल से भी कम समय ले रहा है, छोटे नल से कम समय लेगा ना, क्योंकि वो बड़ा व्यास वाला नल है, यानी कि बड़ा नल है तो वो कम समय लेगा। तो ये तो x घंटे ले रहा है, x से भी कम घंटे लेगा वो, यानी कि x - 10 घंटे।
लेता है। ठीक है, तो क्या आपके पास में छोटा नल कितने समय में भर देगा ये पता चल गया? हाँ, x घंटे में भर देगा। और बड़ा नल x माइनस 10 घंटे में भर देगा। तो क्या अब आप ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में छोटा नल उस टंकी का कितना भाग भर देगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं कि छोटा नल द्वारा 1 घंटे का, मैं 1 घंटे का क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है कि आप 1 घंटे का कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे का कैसे निकालेंगे। तो छोटा नल द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग, जब आप निकालेंगे तो 1 घंटे का निकाल रहे हैं। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा था? x घंटे। तो ये हो जाएगा 1 में x, इतना भाग वो भर देगा। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ गए होंगे, तो अगर ये आप समझ गए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब आपने छोटे का निकाल लिया तो बड़े का भी निकालिए। बड़े नल द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग बराबर, तो उसको कितना समय लग रहा था? x माइनस 10। तो ये हो जाएगा 1 में x माइनस 10, इतना भाग हो जाएगा। क्या आपकी समझ में अच्छे से आ गया? ठीक है, अब देखिए, यदि दोनों नल एक साथ टंकी को भरते हैं, यदि दोनों नल एक साथ टंकी को भरते हैं, तब लिया गया समय क्या है? लिया गया समय बताइए। अगर दोनों नल एक साथ टंकी को भरते हैं तब लिया गया समय क्या है? तब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं। यदि दोनों नल एक साथ टंकी को भरते हैं तब लिया गया समय कितना होगा? इतना घंटे। अगर आप इसको हल करें तो बटे में 8 है तो 8 रहेगा, 9 8 72 और 3 75 बटे में 8, इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब आप ये निकालिए कि दोनों नल 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे। दोनों नल 1 घंटे में उस टंकी का कितना भाग भरेंगे। तो अब आप लिखेंगे कि दोनों नल द्वारा, क्योंकि ये जो समय है ये तो दोनों नल एक साथ टंकी को भर देते हैं इतने घंटे में, ये वो समय है। ठीक है, तो अब हम 1 घंटे का निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने छोटे टंकी का भी 1 घंटे का निकाल दिया, बड़े नल का भी, छोटे नल का भी 1 घंटे का निकाल दिया, बड़े नल का भी 1 घंटे का निकाल दिया। अब दोनों नल अगर एक साथ भरते हैं तब 1 घंटे में कितना पानी वो टंकी में भरते हैं, वो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग बराबर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको भी 1 के बटे में लिखेंगे, जैसे कि इसका 1/x हो गया, इसका हो गया 1 में x माइनस 10, तो इसका हो जाएगा 1 में 75/8, इतना भाग भरा जाएगा 1 घंटे में। क्या आपके समझ में आया?
तो जब आप इसको आगे हल कर देंगे तो कैसे हल किया जाएगा, आप इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो 8 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 75 की 1 में करेंगे 75। यानी कि इतना भाग जो है 1 घंटे में दोनों नल भरेंगे। दोनों नल 1 घंटे में कितना भरेंगे, 8/75 भाग। ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि अब आप जो है यहाँ पर इक्वेशन को बनाएंगे। छोटा नल 1 घंटे में इतना भाग भरता है, एक तो इसका प्रयोग करना है। बड़ा नल 1 घंटे में कितना भरता है, इसका प्रयोग करना है। और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग भरते हैं, इसका। इन तीनों का ही प्रयोग आप करके समीकरण बना सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। ठीक है। देखिए, दोनों ही नल मिलकर भर रहे हैं, यानी कि 1/x छोटा नल और बड़ा नल कितना था, 1x-10। यानी कि 1 घंटे में छोटा नल इतना भाग भरेगा और बड़े नल इतना भाग भरेगा 1 घंटे में। और अगर दोनों मिलके भरेंगे तो वो 1 घंटे में 8/75 भाग भरेंगे। और दोनों मिलकर भर रहे हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आप यहाँ एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम में आपको x और x-10 मिलेगा और बराबर रहेगा 8/75 के। अब आप यहाँ पर इसको आगे कैलकुलेशन कीजिए। इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो x से x कटेगा, 1 की गुणा हमें x-10 में करना पड़ेगा और फिर प्लस का निशान। इस पूरे को जब x-10 से भाग करेंगे तो x-10 से x-10 कट जाएगा, तो x बचेगा, x की गुणा 1 में करेंगे तो x। तो अब मिलेगा आपको x-10 प्लस का x बटे में x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए तो x² माइनस का 10x बराबर रहेगा 8/75 के। x और x दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 10 बटे में आएगा हमारा x² माइनस का 10x बराबर हो जाएगा 8/75। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 की गुणा इसमें करेंगे तो 75 बटे में 2x माइनस 10, 8 की गुणा करते हैं तो 8 गुणा में आएगा x² माइनस का 10x। तो 75 दूनी हो जाएगा 150x माइनस 75 की 10 में करेंगे 750, 8 की x² में करेंगे तो 8x², 8 की 10x में करेंगे 8×10 80x। ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करिए। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इन सबको उठा के उधर ले जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है। तो 8x² माइनस का 80x, 150 यहाँ पर प्लस में है तो माइनस का 150x, 750 माइनस में है तो प्लस का 750। चीज़ों को समझिएगा, जितना आप समझेंगे उतने अच्छे से ये समझ में आएगा। तो 0 बराबर 8x²। अब ये दोनों ही माइनस के हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150 में 80 जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारा 230। 230x, दोनों ही माइनस के तो माइनस के निशान और प्लस का 750। अब अगर हम इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दें तो 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0, इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 x², इसको भी 2 से भाग करिए तो ये हो जाएगा हमारा 115x। इसको भी 2 से भाग करिए, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10। इसको जब आप सीधा करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा 4x² माइनस का 115x प्लस का 375 बराबर 0। अगर इसको आप फैक्टराइजेशन से हल कर देते हैं तो आपको x का मान मिलेगा और x का जो भी मान आएगा वो छोटे नल द्वारा टंकी को भरने में समय है और जो x में से 10 घटा देंगे तो बड़े नल द्वारा भरने में लगा समय निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको फैक्टराइजेशन से हल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो देखते हैं, पहले तो 4 की गुणा 375 में किया जाएगा। तो जब हम 375 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो जाएगा और 4 3 12 3 15, यानी कि 1500 हमें मिल रहा है। ठीक है। तो
तो हमें मिला 1500। अब हमें दो संख्याएं चाहिए जिनको प्लस करने पर हमें कितना मिले, प्लस करने पर 115 और जोड़ गुणा करने पर 1500 मिले। तो जब आप इसको हल करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 115 की जगह ये ब्रैकेट आएगा और प्लस में 375 बराबर 0। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम 100 की गुणा 15 में करें तो 1500 और जोड़ेंगे तो 115 यानी कि मिल गया 115। तो आप यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 15 सही है। एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ 4x स्क्वायर और एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे और 375, तो ये आपका क्या बन जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो अब आपको मिलेगा 4x स्क्वायर, और जब आप इस माइनस एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस का 100x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 100x। ठीक है, एक तो ये हुआ। फिर माइनस प्लस माइनस का 15x हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस का 15x। और फिर आगे था क्या, प्लस का 375 बराबर 0। यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा x माइनस 25 चौक 100 होता है तो 25 मिलेगा। यहाँ से आप 15 कॉमन ले सकते हैं, तो 15 कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, 15 कॉमन लेने के बाद आपको x मिलेगा और माइनस का मिल जाएगा 25 और बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कॉमन लेने से आपको ये मिल जाएगा, और फिर दूसरा 4x माइनस 15, 4x माइनस 15 और बराबर 0। ठीक है, x का मान निकालने के लिए इन सबको x माइनस 25 को भी 0 के बराबर रखेंगे और 4x माइनस 15 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान हमें 25 मिलेगा, यहाँ से x का मान मिलेगा 4x बराबर माइनस 15, तो पहले प्लस में जाएगा और फिर x का मान जो मिलेगा वो 15 4 गुणा में है बटे में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो जब आप इसको आगे ध्यान से देखेंगे तो x का कोई भी मान बटे में नहीं हो सकता है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना था, समय। आप समय को बटे में इस तरह से नहीं ले सकते हैं, ये मान आपका अमान्य है, यानी कि आप ये इस वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि x बराबर 15/4 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए आप x का मान कितना लेंगे, 25 लेंगे। तो यानी कि जो छोटा नल है वो x घंटे ले रहा है और x का मान तो हमारा मिल चुका है। अब आप लिखेंगे कि छोटे नल द्वारा, क्या लिखेंगे, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x था, x का मान 25 है, यानी कि छोटा नल तो 25 घंटे लेगा और बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर, तो इसका लिखा था x माइनस 10, क्योंकि वो 10 घंटे कम ले रहा था। ध्यान से देखिए, x माइनस 10 यानी कि 10 घंटे कम ले रहा था। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये पेन तो खत्म हो गया है, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, तो समय आपका आएगा x माइनस 10, x का मान आया 25 तो माइनस 10 यानी कि 15 घंटे उसको लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे। तो क्योंकि वो बड़ा नल है उसको कम समय लगेगा, छोटे नल को ज्यादा समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से समझना था और हल करना था। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो ये तो आसान है करना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर रेलगाड़ी की भी चाल ज्ञात करना है और सवारी गाड़ी की भी चाल ज्ञात करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझेंगे और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगेगा वो वही समय का लगेगा जो मैंने आपको पीछे सिखाया था। समय का क्या फॉर्मूला था, पहले मैं उसको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो समय का हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ प्रयोग करना है, समय बराबर है दूरी बटे में चाल, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमारे पास एक मैसूर है और एक बेंगलोर है, ठीक है। इसको मैंने मैसूर मान लिया कि ये मैसूर है और ये बेंगलोर है, बेंगलोर, ठीक है। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। कितना? 132 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये अब एक रेलगाड़ी है जो इस यात्रा को करती है 132 किलोमीटर की यात्रा। अब उसको भी कुछ ना कुछ समय लगेगा और अगर एक सवारी गाड़ी करेगी तो उसको भी कुछ ना कुछ समय लगेगा। दोनों को अलग अलग समय लगेगा क्योंकि रेलगाड़ी की चाल अलग होगी और सवारी गाड़ी की चाल अलग अलग होगी दोनों की। तो क्वेश्चन में हमें चाल ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम मानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, हमें पता नहीं है, और सवारी गाड़ी की चाल, इसकी भी चाल हमें पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इस चीज को समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है, ये बोल दिया। फिर कह रहा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, यानी कि बीच में ये कहीं भी कोई भी गाड़ी रुकती नहीं है, ना ही रेलगाड़ी रुकेगी ना ही सवारी गाड़ी रुकेगी, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो ये हमें कंडीशन दिया हुआ। इस कंडीशन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कंडीशन को पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा। देखिए, हमारे पास औसत चाल का मतलब केवल चाल, आप औसत चाल से कंफ्यूज मत होइएगा। औसत चाल आप चाल को भी कह सकते हैं, चाल और औसत चाल का अर्थ एक ही होता है। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, और बराबर सवारी गाड़ी की चाल, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि जो रेलगाड़ी की चाल है, ये जो रेलगाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसकी जो चाल है, भाई रेलगाड़ी की चाल कहाँ है, रेलगाड़ी की चाल कहाँ है, दिखाइए मुझे। रेलगाड़ी की चाल बराबर है, रेलगाड़ी की चाल, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, रेलगाड़ी की चाल बराबर है सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो आपने इसमें 11 जोड़ दिया। क्या आपकी मेरी बात समझ में आ गई? रेलगाड़ी की चाल
सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो आपने इसमें 11 जोड़ दिया। भाई आपने जो जोड़ा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा वो सवारी गाड़ी की चाल में जोड़ा है, तो ये है क्या, बताइए मुझे ये क्या है। ये पूरा ही रेलगाड़ी की चाल है, क्योंकि लिखा गया है साफ साफ कि रेलगाड़ी की चाल बराबर सवारी गाड़ी की चाल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा आपको अधिक करना ही पड़ेगा। अब आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप रेलगाड़ी की चाल को x मान लीजिए या सवारी गाड़ी की चाल को x मान लीजिए, दोनों में से किसी को x मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x है, रेलगाड़ी की चाल x है, तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी मिलेगी बताइए। सवारी गाड़ी की चाल और प्लस 11। तो अगर आप सवारी गाड़ी की चाल ज्ञात करना चाहते हैं, सवारी गाड़ी की चाल, तो क्या मिलेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। देखिए रेलगाड़ी की चाल तो x मान लिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप सवारी गाड़ी की निकालेंगे जो प्लस 11 है ना, वो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, यानी कि x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, सवारी गाड़ी की चाल है। यही आपको यहाँ पर समझना था। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो आप इसमें जब 11 जोड़ देंगे तो ये जो बराबर करके लिखा गया है ना, बराबर करके जो हमने ये लिखा है, ये वास्तव में रेलगाड़ी की चाल लिखी गई है। ये सवारी की गाड़ी की चाल प्लस 11, ये क्या है, ये रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, हाँ, तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो रेलगाड़ी की चाल को अब मैं मान रहा हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, और सवारी गाड़ी की चाल मैंने आपको दिखाया है, कितना मिला है, x माइनस 11, x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी तो यही है, मैसूर और बेंगलोर की दूरी, यानी कि 132 किलोमीटर रेलगाड़ी भी तय करेगी, 132 किलोमीटर सवारी गाड़ी भी तय करेगी। तो रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए और सवारी गाड़ी द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल, फॉर्मूला है। तो दूरी तो है 132, रेलगाड़ी की चाल x है, यानी कि इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आप निकालिए सवारी गाड़ी का भी, और सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर कितना समय ले रहा है। तो दूरी बटे चाल, दूरी तो वो यही है 132, लेकिन सवारी गाड़ी की चाल है x माइनस 11, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। ये जो दूरी है 132 बटे में x, इसको बराबर होना पड़ेगा 132 बटे में x माइनस 11 के। ठीक है, अब आप बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यानी कि जब एक्सप्रेस रेलगाड़ी इस दूरी को तय करेगी तो वो 1 घंटा कम समय लेगी।
1 घंटा कौन सा कम समय लेगा, मतलब तेज कौन चल रहा है, रेलगाड़ी की सवारी गाड़ी, रेलगाड़ी चल रही है। तो रेलगाड़ी क्योंकि तेज चलती है तो उसको 1 घंटा कम समय लगेगा। तो रेलगाड़ी का क्या है, ये रहा 132/x, तो ये 1 घंटा कम लेगा, यानी कि इसका जो भी समय है, रेलगाड़ी का समय क्या है 132/x, यही तो है रेलगाड़ी का समय, ये 1 घंटा कम ले रही है। ये जो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है वो 1 घंटा कम ले रहा है ना, तो आपने इसमें से 1 घंटा कम कर दिया, यानी कि -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 132/x, ठीक है, 132/x। और ये जो आपका यहाँ पर प्लस में है वो यहाँ पर माइनस में 132/x -11 आ जाएगा, और -1 जो है यहाँ पर प्लस में चला जाएगा, यानी कि ये 1 आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, और इसको सॉल्व करेंगे, एक चीज और है, देखिए ये दोनों आपस में घट जाएंगे, क्योंकि माइनस का भी निशान है यहाँ पर। तो अगर आप इसको 132/x -11 और फिर -132/x लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपस में घटेंगे तो हमने इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो समय है ये भी अपने आप में समय है और ये भी अपने आप में समय है, आप समझ रहे हैं ना, ये भी समय है, ये भी समय है। तो ये जो समय है वो बड़ा है और ये समय छोटा है, तो हमेशा बड़े समय में से छोटे समय को घटाया जाता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, हमेशा बड़े समय में से छोटे समय को घटाया जाता है। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे और आगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा, एलसीएम में एक तो ये x मिलेगा और x -11 मिलेगा, x मिलेगा और x -11 एलसीएम में मिलेगा, ठीक है। जब मैं इस पूरे को इस x -11 से भाग करूंगा तो x -11 तो कट जाएगा, कितना मुझे मिलेगा, x मिलेगा, x की गुणा 132 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 132x, ठीक है। आगे फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देते हैं। जब मैं इस पूरे को इस x से भाग करूंगा तो इस x से ये वाला x कटेगा, क्या मिलेगा, x -11 मिलेगा। इस x -11 की गुणा 132 में करना पड़ेगा, तो हम 132 की गुणा करेंगे किसमें, x -11 में, तो ये बराबर आएगा 1 के, क्योंकि 1 के बराबर है ही, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा 132x और माइनस प्लस, माइनस का 132x और ये माइनस माइनस प्लस। अब 132 और 11 की गुणा, तो जब हम 132 और 11 की गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 1452, 1452, जो कि प्लस में ही मिलेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। x की भी पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो x² माइनस 11x बराबर 1, ये प्लस में ये माइनस में कट गया है तो ये 1452 बटे में है x² माइनस का 11x बराबर है 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी इसमें करेंगे तो 1452 और इसकी इसमें कर देंगे तो x² माइनस का 11x बराबर ये आ गया। तो x² माइनस का 11x ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 1452 और बराबर आ जाएगा ये 0 के, ठीक है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, सबसे इजी रहेगा। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको 1452 मिलेगा। अब आपको दो संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर 11 मिले और गुणा करने पर 1452 मिले।
तो ऐसे में दो संख्याएं हमारे पास हैं, 44 है और गुणा में 33। अगर आप गुणा करेंगे तो 1452 मिलेगा, घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और ये 11 की जगह ब्रैकेट आएगा माइनस का 1452 और बराबर 0। तो अगर आप 44 में से 33 घटाते हैं तो आपको 11 मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस पूरे ब्रैकेट की गुणा एक्स में करते हैं तो 44x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस 33x और ये माइनस का 1452 बराबर 0। यहाँ कॉमन लेते हैं और यहाँ कॉमन लेते हैं। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 44, यहाँ पर 33 कॉमन है तो x माइनस 44 बराबर 0। अब अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, x माइनस 44 और x माइनस 44 ये आपको कॉमन मिल जाएगा। फिर दूसरा ब्रैकेट बनेगा x प्लस 33। मतलब ये दोनों ब्रैकेट जो सेम आते हैं वो दिखाते हैं कि हमारे गुणनखंड सही हुए हैं और इन दोनों को एक बार लिखा जाता है और दूसरा ब्रैकेट इससे बनता है, बराबर आ जाएगा ये 0 के। तो x माइनस 44 भी हमारा 0 के बराबर रखा जाएगा और x प्लस 33 भी 0 के बराबर रखा जाएगा। तो यहाँ से x का मान 44 है, यहाँ से x का मान माइनस का 33 है। क्योंकि कोई भी चाल माइनस में नहीं हो सकती है तो इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। हालांकि ये दोनों ही x के मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, लेकिन जो चाल ज्ञात करना है उसके लिए हमारा x का मान ये नहीं होगा, इसलिए हम x का मान लेंगे 44। तो 44 x का मान आ गया। तो अब आप देखिए, हमने रेलगाड़ी की चाल को x माना था, तो आप कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या है, x का मान आया है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और सवारी गाड़ी की चाल। जब सवारी गाड़ी की चाल देखेंगे तो वो क्या था, x माइनस 11 था ना, याद कीजिए x माइनस 11 था। तो x का मान है 44 माइनस का 11, ये आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आसान है, बस चीजें अगर आपके समझ में आती हैं तो। अगर आप अभ्यास करेंगे, ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो ये समझना आपके लिए आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम आगे एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का 4.3 का, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, हमारा पूरा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम और सॉल्व करेंगे ताकि ये पूरा ही एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो वर्ग हैं, ठीक है, हमारे पास दो वर्ग हैं। तो अगर हमारे पास दो वर्ग हैं तो उन दोनों वर्गों को बना लेते हैं। दोनों में से एक वर्ग बड़ा होगा और दूसरा वर्ग छोटा होगा। तो ये चीजें यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये वर्ग बड़ा है, ये बड़ा वर्ग है, और एक छोटा वर्ग और बना लेते हैं, ये छोटा वर्ग है। ठीक है, तो ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। ठीक है, बड़ा वर्ग छोटा वर्ग, इसकी भुजा बड़ी होगी और इसकी भुजा छोटी होगी। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों वर्गों की भुजाएं, इसकी भी भुजा ज्ञात करना है और इसकी भी भुजा ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे किया जाए। हमें इसकी भुजा को तो x मानना पड़ेगा
और इसकी भुजा को y मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की भुजाएं अलग अलग हैं, एक जैसी हो नहीं सकती हैं। तो माना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा x मीटर है, तो अगर इसकी भुजा x मीटर होगा तो सभी x मीटर हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और छोटे वर्ग की भुजा y मीटर, तो इसका भी y मीटर सभी हो जाएंगे y मीटर। ठीक है, चीजों को समझिएगा ध्यान से तो आपके समझ में आएगा। कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालिए और इसका भी क्षेत्रफल निकालिए। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा में भुजा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भुजा तो x है, फिर x की गुणा होगी, तो ये आ जाएगा आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल आया x स्क्वायर, इसकी जो इकाई है, ये तो क्षेत्रफल है, वो है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और छोटे वर्ग का भी लिखिए। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यही रहेगा। इसकी भुजा y है, फिर y, यानी कि y की y में गुणा करेंगे y स्क्वायर, क्योंकि गुणा करते समय पावर इनकी जुड़ जाती है, तो एक और एक 2 हो जाएगा। तो ये तो है क्षेत्रफल और यह है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये क्षेत्रफल का मात्रक है। मात्रक में लिखा जाता है, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल को लिखा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो हमें परिमाप का भी अंतर दिया हुआ है, तो इसका भी परिमाप निकालिए और इसका भी परिमाप निकालिए। तो बड़े वर्ग का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा में भुजा, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 गुणा x की, बड़े वर्ग की भुजा क्या है? x है, यानी कि ये हो जाएगा 4x, और ये तो है परिमाप, लेकिन इसको मीटर में लिखेंगे, ये स्क्वायर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में ही दिया हुआ है हमें। और छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा इसकी भुजा y है, तो ये हो जाएगा 4y, और आप मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमारे पास है, इन सभी जानकारी से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लिखिए प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है y स्क्वायर, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है यानी कि जोड़ है, किसके बराबर है? 468 के। ये हमें क्वेश्चन में पहले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और आगे जो परिमाप की कंडीशन है उसको भी लेते हैं। परिमाप का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में, परिमाप का अंतर दिया है, तो जब आप परिमाप का अंतर निकालेंगे आप लिखेंगे और बड़ा जो वर्ग है उसका परिमाप है 4x, और जो छोटा वर्ग है उसका परिमाप है 4y। दोनों का अंतर यानी कि माइनस दिया हुआ है 24 के। अगर आप इस पूरे को 4 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा x माइनस y, और 4 6 24। ये रहा हमारा। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से आप x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ। तो x बराबर क्या मिलेगा? x का मान अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 6 माइनस y यहाँ पर प्लस में चला जाएगा,
और इसी को आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो अगर आप इस x का मान 6 + y जो समीकरण 2 हमने माना है उसको समीकरण 1 में रख दें, यानी कि इसमें रख दें और इसको सॉल्व कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 + y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, बताइए। हमारे पास जो समीकरण 1 है वो इस प्रकार से है, क्या है, x² + y² बराबर है 468 के। तो x का मान कितना है, x का मान है 6 + y, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 468। इसमें लगाइए a + b का होल स्क्वायर, तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो आपको याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + का b²। तो a² जब करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, फिर a का मान रखेंगे 6 गुणा b का मान रखेंगे y, फिर प्लस का b² यानी कि y का स्क्वायर, इस तरह से। और फिर प्लस का आगे क्या है, यहाँ तक तो फॉर्मूला हो गया इसके अंदर। अब आगे है प्लस का y² बराबर है 468 के। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी हो जाएगा 12y और प्लस का ये y² और प्लस का फिर y² बराबर 468। तो इन दोनों को प्लस करिए y² तो ये हो जाएगा 2y² और फिर प्लस का है ये 12y और प्लस का हमारे पास 36 है ही और 468 माइनस में आ जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0 के। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2y² प्लस का 12y माइनस, इन दोनों को घटाइए, माइनस का ज़्यादा है, 468 में से 36 घटाइए। तो जब हम 468 में से 36 को घटा देंगे तो हमें 8 में से 6 मिलेगा 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और ये 400, हाँ 400, हमें जहाँ पर जो घटाना है, कितना घटाना है, 468 में से हमें इस 36 को घटा देना है। तो जब हम इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 8 में से 6 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और ये 432 मिलेगा, 432 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि पूरा 2 से भाग हो जाएगा। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो y², 2 × 12y मतलब कि 2 × 12 यानी कि 6y। इसको 2 से भाग करिए तो ये हो जाएगा 216। इसको 2 से भाग करिए 0। इसको सीधा करके लिखते हैं अब हम। जब इसको सीधा करके लिखेंगे, और वैसे भी सीधा तो ये है ही, ठीक है। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से हल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये रहा y² प्लस ये y और 6 की जगह ब्रैकेट आएगा माइनस का 216 और बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मानेंगे, 1 की गुणा 216 में करेंगे तो 216 मिलेगा। अब आपको दो संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर मिले 6 और गुणा करने पर 216 मिलना चाहिए। तो अगर आप 18 की गुणा 12 में कर दें, 18 की गुणा 12 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 216 और घटाने पर 6 भी मिल जाएगा, यानी कि 18 माइनस 12 ये आपके लिए सही होगा। तो अब मिलेगा y² प्लस y की गुणा पूरे ब्रैकेट में यानी कि 18y प्लस माइनस माइनस का 12y और माइनस का 216 बराबर होगा 0 के। यहाँ कॉमन लेते हैं और यहाँ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो y कॉमन मिल जाएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं। जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो आपको y कॉमन मिलेगा, तो आपको मिलेगा y प्लस 18, ठीक है, माइनस। जब आप यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 12 कॉमन लेने पर आपको मिलेगा y फिर प्लस 18 बराबर आ जाएगा 0 के। तो पहला ब्रैकेट मिला आपको y प्लस 18, फिर दूसरा ब्रैकेट मिला आपको यहाँ पर, इन दोनों को तो एक बार लिख दिया y प्लस 18, दूसरा ब्रैकेट y माइनस 12 से बन जाएगा, यानी कि ये रहा हमारा y माइनस 12 और बराबर किसके, 0 के।
तो y का मान निकालने के लिए y प्लस 18 को भी 0 के बराबर रखेंगे और y माइनस 12 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो y का मान यहाँ से मिलेगा -18 और यहाँ से y का मान मिलेगा 12। ठीक है, तो एक -18 मिला है, एक 12 मिला है। तो y जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि y का जो मान है y अपने आप में क्या है, भुजा है वर्ग की, तो भुजा कभी भी माइनस नहीं हो सकती है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जब भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो इसलिए आप y का मान कितना लेंगे, 12 लेंगे। तो y बराबर 12 आप किस में रखेंगे, आप रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर ताकि हमें x का भी मान मिल जाए। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 6 प्लस वाई, यही हमारा समीकरण 2 है। तो 6 प्लस वाई का मान 12, 12 और 6 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x का मान 18 है और y का मान 12 है। आप कह सकते हैं कि जो बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग की भुजा को x माना गया था, x का मान आया है 18 मीटर, और छोटा वर्ग की भुजा उसको y माना है, y का मान आया है कितना, 12 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। हमने इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है और मैंने कोशिश किया है कि मैं चीज़ों को आसानी से समझा पाऊँ। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले आपके साथ इस तरह से काम करने में। और हम जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।